गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 वृत्त को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कृति से शुरुआत की गई है। संलग्न आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त में रेख डी एक जीवा है। सी एफ लंब है डी पर। यदि वृत्त का व्यास 20 सेमी है तो डी 16 सेमी है तो सी एफ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये कथन है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है मतलब दो समान भागों में बांटता है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं इसी से। तो रेख सी एफ लंब जीवा डी दिया है। ठीक है, तो ये जो कथन है इसी के आधार पर हम बात करेंगे। तो डी एफ बराबर एफ ई बराबर 1/2 गुणे डी ई ए मिलेगा और 1/2 गुणे कितना मान दिया है 16। तो इसलिए डी एफ बराबर एफ ई बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, व्यास, वृत्त का व्यास दिया गया है। वृत्त का व्यास कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसलिए त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आधी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आकृति में एक ये ड्रॉ कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर का ये है 8। ठीक है, तो उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज सी एफ डी में कोण सी एफ डी बराबर कितना है 90 अंश है। ठीक है, कितना है 90 अंश है। तो यहाँ पे हम क्या लगेगा, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। तो सी डी का वर्ग, इसलिए सी डी का वर्ग बराबर सी एफ का वर्ग धन डी एफ का वर्ग, कारण पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख लेते हैं। तो सी डी का मान कितना है 10, सी एफ का ज्ञात करना है, डी एफ कितना है 8 का वर्ग। तो इसलिए ये कितना हो गया 100 सी एफ का वर्ग धन 64। पक्षांतरण करोगे 100 माइनस 64 बराबर सी एफ का वर्ग। इसलिए सी एफ का वर्ग बराबर कितना हो गया 36। तो इसलिए वर्गमूल ले लेंगे करणी में 36। वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल ले लिया तो सी एफ बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका यह सी एफ का जो मान हमें ज्ञात करना था वह हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। दूसरी कृति है, यहाँ पर क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की रेख क्यू आर एक जीवा है। यह जीवा है और पी मध्य बिंदु बता दिया गया है। ठीक है, तो क्यू आर कितना है 24 है, यहाँ से यहाँ तक ये 24 सेंटीमीटर है। ओपी का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है, ओपी 10 दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। त्रिज्या के लिए हम ओ क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो कथन बोला है, तो यह भी कक्षा 9वीं में हम पढ़कर आए हैं। तो कथन लिख लेते हैं। सबसे पहले वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली
रेखा हाँ जीवा पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, तो ये कथन आ गया, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल किए हैं हम। तो रेख ओपी लंब जीवा क्यू आर हो गया। तो इसका मतलब कोण ओ पी क्यू बराबर कोण ओ पी आर बराबर कितना हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बोला है बिंदु पी जीवा क्यू आर का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए क्यू पी बराबर पी आर बराबर 1/2 गुणे क्यू आर, मान रख लेंगे 1/2 गुणे 24 बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो मतलब ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ओ पी की लंबाई दी गई है। अब त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, कोण ओ पी क्यू बराबर 90 अंश दिया हुआ है। तो पाइथागोरस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ओ क्यू का वर्ग जो कि आपकी क्या है, त्रिज्या है, यह क्या है आपकी त्रिज्या है। ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग धन क्यू पी का वर्ग। तो ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग धन क्यू पी का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये मिल गया। तो यहाँ पर ओ पी का कितना था, 10 का वर्ग था और ये है 12 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना हो गया, 100, 144, 244 ओ क्यू का वर्ग आया। तो ओ क्यू करणी में 244 वर्गमूल ले लिया हमने। वर्गमूल लेने पर, ठीक है, इसलिए ओ क्यू बराबर, वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 2 61 हो गया। इसलिए ओ क्यू बराबर 2 करनी में 61 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे है इकाई नहीं दिया है तो इकाई ले लेते हैं। ठीक है, अगर सेमी में है, जैसे ये सेमी में है, सेमी में है तो त्रिज्या जो होगी किस में आएगी, सेमी में आ जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। तीसरी कृति है, आकृति में वृत्त का केंद्र यम तथा रेख ए बी व्यास है। रेख एम एस लंब है ए डी पर और एम टी जो है लंब है ए सी पर। कोण डी ए बी ये सर्वांगसम इसके दिया हुआ है। तो जीवा ये ए डी सर्वांगसम जीवा ए सी यह सिद्ध करना है। तो इसमें कौन सा उपयोग करेंगे यह बताए। 2 कथन दिया गया, इन दोनों में कौन सा होगा और कौन सी कसौटी होगी यहाँ पर इस्तेमाल, इसके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने जाते हैं। तो यहाँ पर आप 2 त्रिभुज देख रहे हो। ठीक है, इन 2 त्रिभुजों को लेकर हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए एम यस तथा त्रिभुज ए एम टी में, ध्यान देना ये जो 2 त्रिभुज हैं इन्हीं दोनों को हम लेकर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये इसके सर्वांगसम दत्त में दिया हुआ है और ये 90 अंश है, बराबर, ये 90 अंश है और ये जो है ये सामान्य भुजा है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, सामान्य भुजा है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं हम। तो सबसे पहले कोण यस ए एम सर्वांगसम कोण टी ए एम दत्त का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पूरा है डी ए बी सर्वांगसम सी ए बी, तो इसको हम एस ए एम और टी ए एम ऐसा हम लिख सकते हैं। तो वो लिख दिया। फिर उसके बाद कोण
यम यस ए सर्वांगसम कोण यम टी ए प्रत्येक 90 अंश रेख ए एम सर्वांगसम रेख ए एम कारण सामान्य भुजा। ठीक है, सामान्य भुजा। तो इसलिए त्रिभुज ए एम एस सर्वांगसम त्रिभुज ए एम टी कौन सी कसौटी लगेगी? यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो कौन सी कसौटी लगेगी? को भू, को भू, को भू कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। हाँ, तो इसलिए बची हुई भुजाएं या बचे हुए कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। तो क्या बोला गया है? जीवा ए डी सर्वांगसम ए सी, ऐसा बोला है उसने। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? रेख ए एस सर्वांगसम रेख ए टी। कारण क्या लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, ए एस सर्वांगसम क्या हो गया? ए टी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमें। अब हमें जो सिद्ध करना था, क्या करना था? ए डी सर्वांगसम ए सी। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ये के हो गया, समझो, लिख लिए। दूसरा ये लिख लेते हैं, क्या? यमयस तथा रेख यमयस सर्वांगसम रेख यम टी। सेम वही रीजन होगा। यमयस सर्वांगसम यम टी सर्वांगसम त्रिभुज संगत भुजाएं। तो यमयस सर्वांगसम यम टी। अब ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिल गया हमें? यमयस सर्वांगसम यम टी मिल गया है, बराबर ना। तो ये जो होगा वो केंद्र है। यम क्या है? केंद्र है। ठीक है, यम क्या है? केंद्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाले का हम इस्तेमाल, एक ही वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हों तो वे परस्पर क्या होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। तो इस वाले का हम इस्तेमाल करेंगे। वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हों तो वे परस्पर सर्वांगसम होती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें यमयस यहाँ पर हमें यमयस सर्वांगसम यम टी मिला है। तो यमयस यहाँ पर है और यम टी यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये दोनों सर्वांगसम है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या कहेंगे? ये जो कथन है यहाँ पर, चूंकि वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हो तो वे परस्पर सर्वांगसम होती हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवा एडी सर्वांगसम जीवा एसी। तो ये पहले वाले कथन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। कसौटी की बात करेंगे तो चौथी वाली जो कसौटी है इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये था, ये आपके कृति पर आधारित था। अब जो है इस चैप्टर के अंतर्गत उस पर हम आते हैं। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय क्या है? वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, और ये है केंद्र, इसको नाम ए दे देते हैं, और ये बी ले लेते हैं, सी, और ये डी। तो रेख सी डी क्या है? स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है? त्रिज्या है। तो कथन क्या कहता है? वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा
उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा पर लंब होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्पर्श रेखा सीडी लंब त्रिज्या ए बी। ठीक है, इसका मतलब ए बी सी बराबर कोण ए बी डी बराबर क्या होगा 90 अंश। और कारण क्या रहेगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। विलोम ठीक उसका उल्टा है। क्या कहा है, वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती। कहने का तात्पर्य यह है कि समझो ये ले लेता हूँ डी केंद्र ले लेता हूँ और यहाँ पर ई, ये त्रिज्या ले लिया समझो, और ये एक रेखा है, ये एक रेखा है जी एच ले लेता हूँ उसे। हाँ, यह जो रेखा है इसके ऊपर क्या है, लंब है। ठीक है, यह जो रेखा है वह क्या है, इसके ऊपर लंब है। तो हम कहेंगे कि यह जो रेखा लंब रेखा है वह उस वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। वृत्त की त्रिज्या के बाह्य सिरे से होकर जाने वाली तथा उस त्रिज्या पर लंब रेखा उस वृत्त की क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिज्या डी लंब रेखा जी एच, यह जो रेखा इसके ऊपर लंब है वो लिख लिया। जब ये ऐसा होगा, हाँ, यदि त्रिज्या डी लंब जी एच ऐसा है हो तो रेखा जी एच स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, त्रिज्या है, ये लंब रेखा है, तो कहने का मतलब लंब रेखा मतलब त्रिज्या पर लंब है। ठीक है, तो त्रिज्या लंब रेखा जी एच ऐसा करते हैं, तो यह जो जी एच होगा वह क्या है, स्पर्श रेखा ही होगी। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय। यह तीसरा है। कथन है, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंड सर्वांगसम होते हैं। तो दत्त की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला यही लिखते हैं, बिंदु डी ए केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है। ठीक है, रेख पीडी तथा रेख क्यूडी स्पर्श रेखा हैं। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, ये जो स्पर्श रेखाएं होती है वो क्या होती है, सर्वांगसम होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेख पीडी सर्वांगसम रेख क्यूडी। ठीक है, तो आपके सामने ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज पी ए डी तथा त्रिभुज क्यू ए डी में भुजा पी ए सर्वांगसम, पी ए किसके सर्वांगसम होगा, भुजा ए क्यू के कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या है। भुजा ए डी सर्वांगसम, ए इसके हो गया, भुजा ए डी सर्वांगसम भुजा ए डी, कारण क्या है, सामान्य भुजा है, कारण क्या है, सामान्य भुजा है। और देखिए ए पी डी बराबर ए क्यू डी 90 है, कारण स्पर्श रेखा का प्रमेय। ठीक है, तो इसलिए कोण पी ए डी सर्वांगसम क्यू ए डी कौन सा हो लगेगा, यहाँ पे देखिए जरा, ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण जो है वह सर्वांगसम, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कर्ण भुजा प्रमेय। कर्ण भुजा प्रमेय से यह जो त्रिभुज है वह सर्वांगसम हुआ, इसलिए बची हुई जो भुजाएं होंगी वो सर्वांगसम होंगी। तो पी डी सर्वांगसम डी पी सर्वांगसम डी क्यू, कारण एक ही, कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, ये अर्थात करके जो आपने साध्य लिखा है वो आप लिख सकते हैं, रेख पीडी
सर्वांशम रेखा क्यूडी। ऐसे तो यह जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है, 3 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट प्रमेय है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। धन्यवाद। आगे का हम अगले वाले में पढ़ेंगे। धन्यवाद।